पे बुलाना चाहूंगा गुरुदेव जो कृष्ण जी है हमारे, वो हमें बताएंगे वैदिक ज्योतिष में मांगलिक दोष या उसका योग। तो इनके लिए जोरदार तालियां कृष्ण जी के लिए, वो मंच पर आए और अपने ज्ञान हमें यहाँ पे पेश करें। जोरदार तालियां, तालियां जरूर मारें, कोई भी वक्तव्य जब मंच पर आ रहा है तो तालियां जरूर मारें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। परमादरणीय विद्वत मंडली और सभी जो विद्वान साथी बैठे हैं, वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, सब अपने आप में सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र में प्रवाहित है और कुरुक्षेत्र के सारे तीर्थों में सरस्वती नदी अंतर्गत प्रवाहित रहती है। कुरुक्षेत्र भूमि में हम बैठे हैं तो हम कुरुक्षेत्र भूमि में ही पैदा हुए हैं। तो आप सब विद्वानों का, बाहर से जो विद्वत मंडली आई है, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस भूमि की एक विशेषता और भी बताता हूं, विश्व में जितने तीर्थ हैं वो बीज रूप में यहां विद्यमान है। कैथल में भी आदिबद्री जो है, वृद्ध केदार है, और भी पुष्कर तीर्थ है रामराय जींद के पास। तो सारे तीर्थ मूल रूप में कुरुक्षेत्र भूमि में विद्यमान है और ऋषियों की यह स्थली थी। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, ऋषियों के आश्रम थे और धर्म क्षेत्र में युद्ध हो और सदगति सबको प्राप्त हो, क्योंकि इतने लोग मारे जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने ऋषियों से प्रार्थना की थी कि इस भूमि को कुछ दिनों के लिए खाली कर दें, और 4 यक्षों की स्थापना की। और भूमि की विशेषता ये थी कि जो युद्ध के लिए आ गया, गांधार आदि से भी योद्धा आए थे, बाहर ना जा सके, यक्षों ने पहरा दिया। युद्ध के बाद जो बचे वही बाहर गए। तो ये सरस्वती ज्ञान यज्ञ है एक हिसाब से। और इसके जो आयोजक हैं डॉक्टर सुमन अत्री और विजय जी हैं, तो इन्होंने बड़ा अच्छा ये कार्यक्रम रखा है। इसमें ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। विशेष बात तो ये है कि ज्योतिषी को आप सब अपने आप में परिपूर्ण हैं, बस अपनी तलवार को धार देने की जरूरत है थोड़ी। कैसे देंगे वो जरूर समझेंगे, क्योंकि केवल आए और मेडल लेके हम लोग चले गए, ये ज्योतिषी का दायित्व नहीं है। विद्या की प्रतिष्ठा आप सब लोगों से है। और विद्या प्रतिष्ठित कैसे हो? विद्या है वही ब्राह्मण वाजगाम। विद्या ब्राह्मण के पास गई, विद्वान के पास गई कि मैं आपका कोष हूं और मुझे स्थापित करें आप। तो विद्या का उद्धार विद्वान लोग ही करते हैं। तो सबसे पहले तो त्रिस्कंद ज्योतिष का ज्ञान हमें होना चाहिए। ज्योतिष की जितनी भी शाखाएं हैं वो पाराशर ज्योतिष पर ही आधारित है। तो त्रिस्कंद ज्योतिष सबसे पहले हमें आना चाहिए। गणित और फलित, गणित में हम माहिर होंगे तभी फलित जान पाएंगे। ग्रहों की अवस्थाएं हैं, भाव बल भी है, ग्रह बल भी है, सूक्ष्मता शोधन हो, लगन स्पष्ट है, भाव स्पष्ट भी है, और भाव की पद्धति विषम विभागात्मक भी है, सम विभागात्मक भी है। दोनों में कितना अंतर है, दोनों में फल में कितना अंतर रहता है, वो सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। अयनांश हैं कितने प्रकार के, और उन अयनांशों का प्रयोग करके कितना अंतर फल में रहता है, और कौन से आचार्य का अयनांश फल के नजदीक पहुंचता है। तो ये सब चीजें सूक्ष्म हैं, लेकिन अध्ययन स्वाध्यायी होना चाहिए व्यक्ति को। अभी एक साथी ने कहा था कि चाइना ने एक डैम बना दिया और पृथ्वी की गति 1 मिनट कम हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम शास्त्र के संरक्षक भी हैं। वो अलग है कि हम YouTube या टीवी में ना आए, लेकिन भीष्म पितामह की तरह हम बैठे हैं, हम शास्त्र संरक्षक भी हैं। यदि 30 डैम बना दिए जाएंगे तो क्या पृथ्वी की गति 30 मिनट कम हो जाएगी? तो सिद्धांत नहीं हिलता अपनी जगह से। आज की डेट में कैथल में जो लगन स्पष्ट इस समय है, कालांतर में भी वही लगन स्पष्ट रहेगा। बहुत कम अंतर आता है और उसका भी एक सिद्धांत है। तो पृथ्वी की गति ऐसे डैम बनाने से नहीं हिलती। लाल किताब है, उसका आधार भी पाराशर ज्योतिष है। काल पुरुष पे वो काम करती है और कितने प्रतिशत तक गई है वो एक ज्योतिषी को पता रहता है। तो सिद्धांत को भी हम समझे। इसके बाद कुछ लोग जो इष्ट देव जिनके पास हैं उनके कायल हो जाते हैं
और ज्योतिष शास्त्र को थोड़ा पीछे रखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिषी के पास दो इष्ट होने चाहिए, इष्ट देव और इष्ट काल, दोनों का शोधन उनके पास हो, दोनों की शुद्धि रहेगी तब ज्योतिषी ज्योतिषी है। तो केवल इष्ट सिद्धि के चक्कर में ये मान लें कि ज्योतिष कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष का अपना वजूद है, अपनी महत्ता है, अपना वजन है। सिद्धांतों से आप बिल्कुल ना हटें। कुछ कहते हैं कि बता दिया और दूसरा पूछे गुरुजी कैसे बताया, गुरुजी कहते हैं कि ऐसे ही बता दिया। ऐसे ही नहीं बताना है, शास्त्र मना करता है। वराह मिहिर ने बहुत निंदा की है। जो शास्त्र को नहीं जानता फिर भी बताता है, वो शास्त्र घातक है, आत्मघाती भी है। तो आपने बता दिया, कैसे बताया वो आप देखिए, उसको क्लियर भी हो कि कौन सा सिद्धांत काम करता है। तो वैसे ही तुकबाजी इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप शोध करिए। साइंटिस्ट भी, अभी कोरोना वैक्सीन बनी थी, 1000 लोगों पे, 2000 पे, 10,000, 50,000 पे शोध हुआ था, फिर वो वैक्सीन आई थी। तो ज्योतिषी कितना शोध करते हैं? 100 कुंडलियां रखिए, कम से कम 100, और 100 ऐसी व्यक्तियों की रखिए जिनके संतान नहीं है। फिर देखिए आपकी कॉमन फैक्टर क्या है, कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है। क्योंकि शुभ पंचक ग्रह को शुभ पंचक में कसिए, शुभ स्थान पे है, शुभ दृष्टि है, शुभ राशि में है, शुभ नवांश में है, षोडश वर्गों में वो कहाँ गया है, तो वो अपना रिजल्ट बोल करके बताता है कि मैं बली हूं, बलिष्ठ है तो ये फल होगा ही होगा। फिर दृष्टियों का तारतम्य है। तो वो सब चीजें आप परखिए बारीकी से, तब फलादेश करिए। और फीडबैक भी रखिए। कोई आपके पास आया था, आपने फलादेश दे दिया, डेट ऑफ बर्थ टाइम नोट करें और आपका फल भी लिख लें। बाद में वो कभी मिले तो पता करें कि वो घटना हुई कि नहीं हुई, और नहीं हुई तो क्या कमी रही होगी। तो विश्लेषण बहुत जरूरी है। ये ना माने कि हमने बता दिया और इसके बाद वो हमें ना मिले ही ठीक है। नहीं, आमना सामना फिर भी होगा, गलतियां हो सकती हैं। बीवी रमन ने बहुत अच्छी बात कही है। डॉक्टर बीवी रमन वो कहते थे कि मैं धड़ल्ले से फलादेश करता था, प्रैक्टिस अच्छी थी, लेकिन एक दो वृद्ध ज्योतिषी ऐसे मिले कि फलादेश सही नहीं हो पाया। ज्योतिषियों से उन्होंने पूछा भी और ज्योतिषियों ने बताया भी कि यहाँ चूक हो गई। तो डिस्कस करिए, मंथन करिए। दूसरा, योग जो है ना, देखिए ज्योतिष की अनेकों किताबें आप लोगों ने पढ़ी है। दो बातें मैं कॉमन सी बताता हूं कि ग्रहों की जो सप्तम दृष्टि है उसकी अपेक्षा ग्रहों की जो विशेष दृष्टि है वो ज्यादा प्रभावी रहती है। तो इन छोटी चीजों को जब अप्लाई करेंगे तब पता लगेगा। बहुत बार देखते हैं कि विवाह किस दिशा में होगा और सीधी दृष्टियां काम नहीं करती, क्योंकि सप्तम दृष्टि से विशेष दृष्टि, जैसे शनि की तृतीय और दशम पे है, वो दृष्टि ज्यादा महत्वपूर्ण है। योगों के बारे में भी है कि यदि व्यक्ति की कुंडली में कोई योग है, दीर्घायु, अल्पायु, मध्यमायु जो भी रहे, लेकिन योग है कि आप 66 वर्ष जिएंगे, ऐसा ही अकाट्य योग है, तो कहता है कि योग बाकी योगों को दूर कर देता है और अपना फल देता है। तो बीवी रमन ने ये बात भी क्लियर की है, बहुत बार डिस्कस हुआ था, और आयु पे भी उन्होंने कहा कि नहीं, इस जातक की आयु 62 वर्ष होगी, क्योंकि एक श्लोक भी दिया उन्होंने, स्पष्ट भी किया उन्होंने कि ये जो योग हैं वो सामान्य योगों को बाध्य करके अपना फल देते हैं, तभी तो वो योग हैं। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखें। इसके बाद है, बहुत सा ज्योतिष पे काम होना बाकी है। जैसे दक्षिण में नाड़ी ग्रंथ हैं, हालांकि वो नाड़ी ग्रंथ इष्ट देव के प्रभाव से फल देते हैं, और उत्तर भारत में भृगु संहिता इसके लिए जिम्मेदार है। तो उत्तर भारत में भृगु संहिता ग्रंथ और उन्हीं को दक्षिण भारत में नाड़ी ग्रंथ कहा जाता है। तो उन पे भी अपेक्षित शोध की आवश्यकता है। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मेरे कुछ साथी यहाँ बैठे हैं, हम पिछले 20 साल से भृगु संहिता की खोज में बहुत जगह गए और कुछ सफलता भी हमें प्राप्त हुई। 2 दिन पहले एक लड़का आया था, उसने कुंडली का फलादेश भृगु जी का 2 पृष्ठों में लिखा हुआ है, वो मैंने उसको भेजा। उसमें 2 बातें थी क्लियर कि आपको पिता का सुख अल्प मिलेगा, और उस बच्चे का वो जो 18 वर्ष का था तो पिताजी की डेथ हो गई थी। दूसरा लिखा द्विभार्या योग, रीमैरिज, दूसरी शादी उसकी हुई है। 2 चीजें थी। उसने कहा मेरे भाई की भी देखिए कुंडली, उसके भी 2 पृष्ठ जब भेजे भृगु के लिखे हुए तो उनमें भी क्लियर था। छोटे भाई के लिए भी लिखा था कि पितृवियोग 12वें वर्ष में हो जाएगा, और पितृवियोग का 3 बार जिक्र भृगु जी ने किया है। और पैटर्न देखिए आप,
10 दिनों तक कोई भी बच्चा पैदा हुआ हो वही 2 पेज लागू होंगे। ये उस किताब के सिद्धांत बता रहा हूं मैं। तो भृगु जी की कितनी सूक्ष्म दृष्टि है। टाइम भी नहीं लिया, स्थान भी नहीं लिया, ग्रह स्थिति, और ग्रह में भी चंद्रमा छोड़ के 8 ग्रहों की स्थिति जब तक रहेगी वही फल रहेगा। तो वो भी, उन पे भी काम करने की बहुत जरूरत है, उस तरफ भी ध्यान हमारा होना चाहिए। अब ये टॉपिक दिया था मांगलिक। मांगलिक कोई हवा नहीं है। आज तो मैं यही पूछता हूं कि बच्चा मांगलिक है, शादी कर दें जी, सामने वाला जो है ना लड़की मांगलिक नहीं है, क्या किया जाए? मैं तो ये पूछता हूं पहले तो कि रिश्ते आ जाएंगे क्या? इसको हम मना कर दें, दूसरा रिश्ता आएगा? यदि ऐसी उम्मीद है कि दूसरा रिश्ता ही नहीं आ रहा, तो 30 साल में तो मुश्किल से एक रिश्ता आया, उसको हम मांगलिक कह के एक तरफ कर दें। तो यदि सिलेक्शन हो कि 10 रिश्ते आए हैं और बेटर कौन सा है, फिर तो ज्योतिषी काम का है। और यदि रिश्ता ही 30 साल में एक रिश्ता आया है और उसमें आप मांगलिक लगा के एक तरफ कर दो, तो मंगल की भी कुछ मर्यादाएं हैं। मांगलिक का मतलब है सप्तम भाव पे पाप प्रभाव होना, ये सीधा सा लक्षण है। सप्तम पे पाप प्रभाव है तो चाहे शनि का हो, राहु का हो, सूर्य का हो, केतु का हो, ज्यादा फर्क नहीं है। मंगल जो है ना रक्तपात का ग्रह है, सेनापति है, तुरंत काम करता है मौके पे। तो मंगल से प्रभावित व्यक्ति थोड़ी बात पे ही थप्पड़ जमा देंगे वहीं, क्योंकि उनमें एक निडरता रहती है, सेनाधीश है वो, तो इसलिए मांगलिक प्रबल हो गया। बाकी तो राहु भी वही काम करता है, सूर्य भी कर देता है। तो सप्तम पे प्रभाव देखें कि कैसा है। और सप्तम में यदि मंगल की ही राशि है और मंगल की दृष्टि सप्तम पे आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मांगलिक होते हुए भी क्या नुकसान है? भाव का स्वामी भाव को देख ही रहा है तो क्या करेगा? 12वें में मंगल है, सप्तम पे दृष्टि आ रही है, सप्तम पे मंगल की ही राशि है तो कोई दिक्कत नहीं है। मंगल में खुद बल नहीं है, मंगल अस्त है, मंगल नीच राशि में है, तो प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें बारीकी से उनका जजमेंट करना पड़ेगा। और फिर बचपन में भी हम सुनते थे कि बच्चे की आयु कम बताई राजकुमार की और बचपन में शादी कर दी राजा ने, तो पतिव्रता स्त्री के कारण भी पति की आयु बढ़ती है, वो इसीलिए की, और ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं। तो कुंडली के अच्छे योग जीवन साथी के वो दूसरे को भी प्रभावित करते हैं, दोनों का मिला जुला फल रहता है। तो इसलिए वो सब चीजें भी देखनी होती है, किसके साथ शादी कर रहे हैं। और मांगलिक की मांगलिक से शादी कर दो, एक सीधा सा तर्क है, सिद्धांत पे खरा नहीं उतरता। एक व्यक्ति धनहीन है और दूसरा भी धनहीन ढूंढ दो, कैसे गुजारा होगा? तो मांगलिक की मांगलिक से ये कोई रूल नहीं है। मंगल डिग्री कितनी है, दोनों में कितना अंतर है, बराबर है कितना नहीं है, वो सब देखना होगा। और वैधव्य योग अष्टम भाव देखिए, सप्तम विवाह का है, अष्टम भाव वैवाहिक सुख का है। और यदि सप्तम में द्विषभाव राशि आ जाती है और सप्तम और अष्टम पे पाप प्रभाव है तो रीमैरिज होगी ही होगी, वो चीजें भी देखनी होती हैं। सप्तम पे द्विषभाव राशि हो और सप्तम और अष्टम पे क्रूर ग्रह हो, प्रभाव हो उनका, तो सप्तम वैवाहिक सुख है, विवाह है, और अष्टम वैवाहिक सुख है। ऐसे ही नवम पिता का है और दसम पैतृक सुख का भाव है, तो दोनों को देखा जाता है। बहुतों के पिता होते हैं लेकिन सुख नहीं है पिता का, बहुतों में पति होता है, पति का सुख नहीं है। जितने फौजी भाई हैं वो भी कहीं ना कहीं सप्तम भाव उनका पाप प्रभाव में रहता है, तभी तो वो ज्यादा दूर रहते हैं घर से। तो मंगल की कई स्थितियां होती हैं। मंगल घातक कहाँ का है, दूरी कहाँ देगा, व्यवसाय के कारण दूरी हो सकती है और अनेक कारण हो सकते हैं, तो सब चीजों को देखना होगा। फिर सामुद्रिक को भी लेके चलें। छिद्र दंता भाग्यवंत है, दांतों में यदि गैप रहेगा तो भाग्यवान होंगे। रोमकूप में एक रोआ हो तो राजा होता है, यानी कि ऐश्वर्यवान। रोमकूप में 2 रोए हो, 2 बाल निकले तो मध्यम जीवन रहेगा। एक एक रोम छिद्र से 3 बाल निकले, 3 रोम, तो गरीबी अवस्था रहेगी। तो सारी चीजें ज्योतिषी को लेकर चलनी होती है। और सबसे अंत में मैं कहना चाहूंगा, पैनल बनाइए अपना, क्योंकि जो भी डिसीजन देते हैं न्यायाधीश, फिर वो भी डबल बेंच पे चला जाता है और पैनल बनता है। डॉक्टर लोग भी पैनल बनाते हैं कि ये जो असाध्य रोग हो गया तो 4 डॉक्टर मिलकर के डिसाइड करेंगे क्या किया जाए। तो ऐसे ही क्षेत्रीय जो ज्योतिषी हैं या विद्वान ज्योतिषी हैं वो ग्रुप बनाइए, कुंडली को डालिए और ये लिखिए कि ये
दिख रहा है वैसा हो नहीं रहा, कारण क्या हो सकते हैं, तो डिस्कस करेंगे, पैनल को लेके चलेंगे तो हम जो है ना और सुई की नोक जितना हम विषय को स्पष्ट कर पाएंगे। तो सभी ने बड़े ध्यान से सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय कृष्ण जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, उनके लिए जोरदार तालियां। उन्होंने बहुत ही गहरी बातें की हैं।